हेलो स्टूडेंट्स, क्लाइमेटोलॉजी में हमने फर्स्ट लेक्चर में एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन के बारे में डिस्कशन किया था। नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंसोलेशन एंड हीट बजट। इंसोलेशन से स्टार्ट करते हैं। इंसोलेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन और एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेरिक सिस्टम। सो अर्थ के द्वारा जो भी इनकमिंग सोलर रेडिएशन रिसीव की जाती है उसको इंसोलेशन बोलते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है सोलर कांस्टेंट का। सोलर कांस्टेंट क्या होता है? क्वांटम ऑफ एनर्जी रिसीव्ड बाय आउटर सरफेस ऑफ एटमॉस्फेयर मेजर्ड एज 1.98 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। सो अर्थ के आउटर एटमॉस्फेयर में जो भी एनर्जी रिसीव की जाती है, क्वांटम ऑफ एनर्जी, उसको सोलर कांस्टेंट बोलते हैं। नेक्स्ट अपना फैक्टर्स क्या होते हैं जो इंसोलेशन को अफेक्ट करते हैं? पहला फैक्टर होता है एंगल ऑफ सनरेज। जैसे हमें पता है कि जो अर्थ का इंक्लिनेशन है वो 23 डिग्री एंड हाफ है, तो इसकी वजह से जो सोलर रेडिएशंस आती है उनकी वेरिएशंस रहती है, उनका एंगल रहेगा, उसमें इंक्लिनेशन रहेगा। जैसे जो इक्वेटर वाला एरिया है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, डायरेक्टली होगा। वहीं पोलर एरियाज में स्लांटिंग रेज आएगी, ऑब्लिक रेज बनेगी, तो 45 डिग्री या 30 डिग्री तक का एंगल बनता है। तो उसके बेस पे भी इंसोलेशन में वेरिएशंस देखने को मिलती है। सेकंड हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, 0 डिग्री एट इक्वेटर। ये हमने इसमें देख लिया कि एंगल ऑफ सनरेज और एंगल ऑफ इंसिडेंस। थर्ड है क्लाउडीनेस। क्लाउड्स की वजह से भी इंसोलेशन में वैरायटी देखने को मिलती है। फोर्थ है एल्टीट्यूड। माउंटेनियस एरियाज़ हो गया या प्लेन एरियाज़ हो गया या ओशियंस हो गया, तो उसके बेस पे भी इनकमिंग सोलर रेडिएशंस में वेरिएशन होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी। जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा कॉन्टिनेंट्स पाए जाते हैं तो वहाँ पे इंसोलेशनल हीटिंग ज़्यादा देखने को मिलती है। वही सीज़ सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा ओशियनिक पार्ट है तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है हीट का, इसलिए वहाँ पे हीटिंग कम देखने को मिलती है। सोलर एनर्जी को मेजरमेंट करने के लिए जो यूनिट काम में लेते हैं उसको बोलते हैं लैंगले। नेक्स्ट इसमें आइसोथर्म। आइसोथर्म क्या होता है? इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द एरियाज ऑफ इक्वल टेम्परेचर। सो इक्वल टेम्परेचर को जॉइन करने वाली जो लाइन्स होती है उसको बोलते हैं आइसोथर्म। विंटर्स में क्या होता है कि आइसोथर्म इक्वेटर वार्ड शिफ्ट हो जाती है, इक्वेटर की तरफ शिफ्ट हो जाती है लैंड पोर्शंस में। वहीं जो ओशियंस होते हैं वहाँ पे पोल वार्ड शिफ्ट हो जाती है। जैसे विंटर का अगर हम डायग्राम बनाएं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, विंटर का डायग्राम बनेगा तो जो कॉन्टिनेंट वाले पार्ट्स हैं वहाँ पे तो आइसोथर्म इक्वेटर वार्ड शिफ्ट होगी इस तरीके से। वहीं जो ओशियंस वाले पार्ट है वहाँ पे पोल वार्ड शिफ्ट होगी। तो इस तरीके से आइसोथर्म का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। और आइसोथर्म क्या होती है? लाइन्स ऑफ इक्वल टेम्परेचर। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन में इक्वेटर पे हाईएस्ट इंसोलेशन देखने को मिलता है 100%। उसके बाद ये जैसे जैसे पोल वार्ड जाएंगे तो ये रिड्यूस होता जाता है। इक्वेटोरियल एरियाज़ में टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, विंटर्स यहाँ पे होती नहीं है, और रेनफॉल 250 सेंटीमीटर। ट्रॉपिक्स में क्या होता है? ट्रॉपिक्स में टेम्परेचर 80 to 27 डिग्री सेल्सियस। इंसोलेशन की वेरिएशंस की वजह से ये सारी वेराइटीज़ देखने को मिलती है हमें। समर्स में 42 डिग्री तक चला जाता है, रेनफॉल 20 to 100 सेंटीमीटर। सो हाईएस्ट जो टेम्परेचर है वो ट्रॉपिक्स में देखने को मिलता है। फिर हो गया सब ट्रॉपिक्स। सब ट्रॉपिक्स में समर टेम्परेचर 80 to 32 डिग्री सेल्सियस, विंटर में 0 से 3 डिग्री सेल्सियस, और रेनफॉल 40 to 100 सेंटीमीटर। टेम्परेट रीजन में विंटर में लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और समर्स में 10 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। फिर आ गया सब पोलर रीजन। सब पोलर रीजन में विंटर टेम्परेचर -3 to 10 डिग्री और समर टेम्परेचर 1 to 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे रेनफॉल 20 to 40। फिर पोलर एरियाज़ में टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री रहता है, स्नोफॉल 50 to 20 सेंटीमीटर। सो ये हो गया इंसोलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन और उससे रिलेटेड टेम्परेचर कंडीशन, टेम्परेचर एंड रेनफॉल कंडीशंस। नेक्स्ट अपना इसमें है हीट बजट। हीट बजट क्या होता है? बैलेंस बिटवीन इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सो इनकमिंग सोलर रेडिएशन और आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में जो बैलेंस होता है उसको बोलते हैं हीट बजट। इसको थर्मल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं अर्थ का। इसके लिए एक जनरल फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। हीट बजट या रेडिएशन इक्वल टू क्वांटम ऑफ एनर्जी सोलर एनर्जी रिसीव्ड 1 - ए माइनस लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। ए यहाँ पे डिपिक्ट करता है एल्बिडो को। तो इस फॉर्मूले से हम सोलर हीट बजट में जो एनर्जी आती है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
जो सोलर रेडिएशन आती है, सोलर रेडिएशंस में जो इनकमिंग वेव्स होती है, इनकमिंग वेव्स ये शॉर्ट वेव रेडिएशंस होती है, वहीं जो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस होती है वो लॉन्ग वेव रेडिएशंस होती है। इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आया, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखना, इनकमिंग शॉर्ट वेव्स होती है और आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशंस होती है। फिर जो हीट बजट, ओवरऑल हीट बजट है यूनिट्स में, उसको हम सिंपल एक डायग्राम से ही एनालाइज कर लेंगे। जैसे सन से अगर 100 यूनिट एनर्जी आ रही है तो 100 यूनिट में से 35 यूनिट्स डायरेक्टली वापस आउटर स्पेस में चली जाती है। ये कैसे जाती है? 2 यूनिट्स आइस कैप्स के द्वारा रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस, 27 यूनिट्स क्लाउड्स के द्वारा रिफ्लेक्ट हो जाती है और 6 यूनिट डायरेक्टली आउटर स्पेस से इंटरेक्ट होकर चली जाती है। सो 100 में से 35 यूनिट्स पहले ही बाहर चली जाती है, पीछे बचती है 51 यूनिट्स, 65 यूनिट्स। अब 65 यूनिट्स में से जो 40 यूनिट्स होती है वो क्लाउड्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, 40 यूनिट्स क्लाउड्स के द्वारा, और 51 यूनिट्स ऊपर देखते पहले 100 यूनिट, 100 में से 65 हो गई जो अर्थ पे आएगी और 35 सीधे बाहर चली जाएगी। इन 65 में से 14 क्लाउड्स के द्वारा रख ली जाएगी और 51 अर्थ सरफेस के द्वारा एब्जॉर्व करी जाएगी। तो ये तो हो गया इनकमिंग रेडिएशंस का बैलेंस। अब आउटगोइंग रेडिएशन, आउटगोइंग में क्या होता है? ये जो 51 थी, इन 51 में से 34 यूनिट एटमॉस्फेयर में जाएगी, 9 यूनिट कन्वेक्शन के द्वारा, 6 यूनिट डायरेक्ट टर्बुलेंस के द्वारा और 19 यूनिट कंडेंसेशन के द्वारा। इस तरीके से 51 में से वापस चली जाती है 34 एटमॉस्फेयर में, प्लस 14 वहाँ पे ऑलरेडी है क्लाउड्स में, और उसके अलावा 17 यूनिट डायरेक्टली अर्थ से डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होकर आउटर स्पेस में चली जाती है। तो ये हो गई 48 + 17 = 65। तो ये अपना ओवरऑल हीट बजट हो गया कि 100 यूनिट थी, 100 में से 35 डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो गई, जिसमें 2 आइस कैप्स के द्वारा, 27 क्लाउड्स के द्वारा और 6 आउटर स्पेस के द्वारा। 65 एटमॉस्फेयर में आती है, जिनमें से 14 क्लाउड्स के द्वारा एब्जॉर्व कर ली जाती है, 51 अर्थ सरफेस पे आती है। अब अर्थ सरफेस पे जो आती है उसमें से 17 डायरेक्टली आउटर स्पेस में चली जाती है रिफ्लेक्ट होके, 14 क्लाउड्स के पास ऑलरेडी है, और 34 एटमॉस्फेयर में वापस रिफ्लेक्ट होके जाएगी कन्वेक्शन के द्वारा, टर्बुलेंस के द्वारा, कंडेंसेशन के द्वारा, और फिर एटमॉस्फेयर से बाहर की तरफ इनका वापस रिफ्लेक्शन हो जाएगा 48 का। तो ये ओवरऑल हो गई वापस 65 यूनिट्स। तो ये हमारा हो गया हीट बजट। इसमें रेडिएशन क्या होता है? डायरेक्ट हीटिंग बाय ट्रांसमिशन ऑफ हीट वेव्स। सो रेडिएशन में डायरेक्ट हीटिंग होती है। कंडक्शन में क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू आउट मैटर बाय मोलिकुलर एक्टिविटीज़। सो कंडक्शन में मोलिकुलर एक्टिविटीज़ के जरिए हीटिंग होती है। कन्वेक्शन में ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय मूवमेंट ऑफ मास और सब्सटेंस। तो इसमें मास या सब्सटेंस एक साथ मूव करता है, उससे जो हीटिंग होगी उसको कन्वेक्शन बोलते हैं। कंडक्शन क्या हो गया? मोलिकुलर एक्टिविटी से जो हीटिंग होगी कंडक्शन। और रेडिएशन क्या होगी? डायरेक्ट हीटिंग बाई। नोट्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।